हेलो फ्रेंड्स, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। जहां पे आज हम लोग बात करने वाले हैं मोदी ऑप्टिमलिटी टेस्ट के बारे में। ये टेस्ट हम लोग क्यों करते हैं? देखिए, जनरली ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हमने 3 एल्गोरिदम्स देखे हैं: नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, मैट्रिक्स मिनिमम मेथड एंड लास्ट वैम। बट उन तीनों एल्गोरिदम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तीनों एल्गोरिदम से अगर सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो तीनों अलग अलग वैल्यूज देंगे। हालांकि हमें यह मालूम है कि वैम बहुत प्रिसाइज और बहुत अच्छा वैल्यू देता है, बट फिर भी ये ज़रूरी नहीं है कि वही वैल्यू हम सही माने। तो ऐसा कोई तो टेस्ट हो, कुछ तो हो जिसकी वजह से हम लोग ये कहें कि हाँ, ये टेस्ट सही है और यही हमारा मिनिमम वैल्यू होगा और यही हमारा लीस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा। तो इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमारे पास आता है मोदी ऑप्टिमलिटी टेस्ट। चलिए देखते हैं इस टेस्ट में कैसे प्रोसीड करें और कैसे सॉल्व करें और कैसे फाइंड करें मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और चेक करने का मेथड्स। चलिए शुरू करते हैं। मोदी ऑप्टिमलिटी टेस्ट समझने के लिए आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं जो आपके स्क्रीन पर दिया गया है। यहाँ पे जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि F1, F2, F3 क्या है, D1, D2, D3, D4 क्या है। हालांकि मैं यहाँ फिर बता दूँ कि F1, F2, F3 सप्लाईज हैं एंड D1, D2, D3, D4 आपके डिमांड्स हैं, और सबसे नीचे में दिया गया है रिक्वायरमेंट्स और सबसे लास्ट कॉलम है अवेलेबल का। ठीक है। मोदी ऑप्टिमलिटी टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वो फिजिबल है या नहीं। फिजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? हम लोग फिजिबिलिटी चेक करते हैं कि जितना अवेलेबल आइटम्स हैं मतलब और जितने रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या वो दोनों की वैल्यू इक्वल है या नहीं। मैंने लिखा भी है स्टेप 1 में कि चेक वेदर समेशन अवेलेबल इक्वल टू समेशन रिक्वायरमेंट। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि अवेलेबल आइटम्स में क्या है, 7 + 9 + 18 जिसका सम 34 होगा, और रिक्वायर्ड आइटम्स में क्या है, 5 + 8 + 7 + 14 जिसका सम 34 होगा। वो दोनों अगर इक्वल हैं, हाँ, जैसा कि 34 = 34 है, तो इसलिए ये हमारा सम फिजिबल होगा। ठीक है। अब स्टेप 2 क्या करता है? स्टेप 2 कहता है कि यूज़ एनी एल्गोरिदम टू फाइंड मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। मतलब क्या? कोई भी मेथड, मैंने 3 मेथड बताए हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, मैट्रिक्स मिनिमम मेथड और वैम। अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं और आप नहीं जानते हैं तो अभी आप जाके तुरंत देखिए लेक्चर्स जो हमारे चैनल पे हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। मैंने यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड यूज़ किया है क्योंकि वो वन ऑफ द ईजीएस्ट मेथड है सॉल्व करने का। क्योंकि मुझे पता है कि कुछ भी कर लें, ऑप्टिमल वैल्यू नहीं आने वाला किसी भी कंडीशंस में। ऑप्टिमल वैल्यू के लिए हम लोग को मोदी टेस्ट करना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड यूज़ किया। ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड यूज़ करने के बाद कुछ ऐसा टेबल बनेगा। आप लोग देख सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड कैसे करते हैं। आप लोग के लिए टास्क भी है और आप लोग करके देख भी सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड कैसे किया है मैंने। ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जोड़ेंगे, तो जिसका प्राइस आता है 1015 यूनिट, जो कि हम नीचे देख सकते हैं ऑन स्क्रीन पर। मोदी ऑप्टिमलिटी टेस्ट करने के लिए आपको डेल्टा IJ निकालना पड़ेगा। डेल्टा IJ क्या है? डेल्टा IJ मान लीजिए मोदी ऑप्टिमलिटी टेस्ट का जान प्राण एंड सब कुछ है, क्योंकि उसके वैल्यू पे ही डिपेंड करता है कि यह सॉल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं है, या किस टाइप का ऑप्टिमल है, मतलब क्या कि ये फिजिबल है, यूनिक है या नॉट यूनिक है, डिस्कस करेंगे हम लोग आगे। यहाँ पे फॉर्मूला है डेल्टा IJ = CIJ - UIJ + VIJ, जहाँ पर डेल्टा IJ का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग टू द अनऑक्यूपाइड सेल। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि एलोकेशंस मतलब जहाँ जो हम लोग अलॉटेड पार्ट है वो कुछ कुछ ही है और कुछ कुछ अनएलोकेटेड पार्ट्स हैं। ठीक है। तो जो अनऑक्यूपाइड सेल हैं, डेल्टा IJ उनको मेज़र करता है, और CIJ और हर एक सेल का वैल्यू, जैसे आप लोग ऑन स्क्रीन देख पा रहे हैं 19, 30, 50, 10, 70, 30, ये सारे वैल्यूज़ को CIJ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब हम लोग केसेस डिस्कस करते हैं कि कैसे डिपेंड करेगा डेल्टा IJ के वैल्यू पे। केस 1 कहता है कि अगर डेल्टा IJ का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो सॉल्यूशन ऑप्टिमल होगा एंड यूनिक होगा, और वही हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। मगर अगर डेल्टा IJ का वैल्यू 0 से बड़ा है
बट कुछ वैल्यूज़ अगर 0 आ जाते हैं तो सॉल्यूशन ऑप्टिमल तो है बट यूनिक नहीं होगा, मतलब एक से ज़्यादा सॉल्यूशन पॉसिबल है। बट अगर डेल्टा आई जे जो केस 3 है हमारा, ये बोलता है कि अगर लेस देन 0 है तो सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं होगा और हम लोग को एक न्यू फिजिबल सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा और ऑप्टिमल बनाना पड़ेगा उस सॉल्यूशन को। ठीक है, मान लीजिए अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग u1 u2 u3 एक वेरिएबल मान लेते हैं कॉलम मतलब रो के लिए। जैसे f1 के साइड में u1 मान लिया, f2 के साइड में u2 मान लिया, f3 के साइड में u3 मान लिया। कैलकुलेशन करने के लिए डेल्टा का आप लोग बोलेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है, तो ये ज़रूरी इसलिए क्योंकि हम लोग का डेल्टा का वैल्यू इस पर ही डिपेंड करता है। हम लोग डेल्टा का वैल्यू बताएंगे तभी बता पाएंगे कि ऑप्टिमल है या नहीं, इसलिए ज़रूरी है। तो u1 u2 u3 ठीक है, जो रो के करस्पॉन्डिंग में है f1 f2 f3, वैसे कॉलम करस्पॉन्डिंग में v1 v2 v3 एंड v4 है। ठीक है, आगे प्रोसीड करने से पहले आप लोग को एक टर्म समझना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट एलोकेशन। इंडिपेंडेंट एलोकेशन क्या होता है? एलोकेशन दैट कैन नॉट फॉर्म अ लूप, दैट इज दे कैन नॉट लाई एट द एंड पॉइंट ऑफ ए स्क्वायर और ए रेक्टेंगल। मान लीजिए जैसे ये मैंने बनाया है ये सॉल्यूशन कि ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से, मान लीजिए कि ये जैसे ये पाथ है, मतलब ये इस जो सब अलॉटेड पार्ट्स हैं आप लोग उस पॉइंट पे ही जा सकते हैं। ठीक है, और कहीं नहीं जा सकते हैं। तो अगर आप लोग ये बताइए मेरे को कि आप लोग अगर सिर्फ अलॉटेड पार्ट्स पे मूव करें तो आप लोग कोई भी क्लोज लूप बना सकते हैं क्या? मतलब क्लोज लूप मतलब वो सर या तो स्क्वायर कह लीजिए, रेक्टेंगल कह लीजिए, रेक्टेंगल या मतलब 5 साइड्स से कैसे भी मतलब आप लोग बना सकते हैं। ट्राइंगल नहीं, मतलब एटलीस्ट 4 साइड्स होने चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आप लोग किसी भी तरीके से आप लोग क्लोज लूप बना सकते हैं सिर्फ अलॉटेड पार्ट्स से मूव करके। तो उसी को इंडिपेंडेंट एलोकेशंस कहते हैं। तो जहाँ पे इंडिपेंडेंट एलोकेशंस होंगे वहीं पे हम लोग ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगा सकते हैं, ये बात भी याद रखिएगा। तो जैसा कि आप लोग ऑन स्क्रीन देख पा रहे होंगे कि मैंने u1 u2 u3 और v1 v2 v3 और v4 लिख दिया है। तो मैं क्या करूँगा, अब इसके बाद इक्वेशंस लिखूँगा ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए। तो जैसे सिर्फ ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए पहले मैं इक्वेशंस लिखूँगा, तो हमारे इक्वेशंस आ जाएंगे u1 प्लस v1 इक्वल टू 19। ध्यान से देखिएगा, वो वाला नीचे वाला अलॉटेड वाला मैं नहीं लिख रहा हूँ, वो उसका जो नीचे बेसिक सेल में जो दिया हुआ वैल्यू वो u1 प्लस v1 इक्वल टू 19, u1 प्लस v2 इक्वल टू 30, u2 प्लस v2 इक्वल टू 30 और ऐसे ऐसे करके बहुत सारे वैल्यू इक्वेशंस आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ इक्वेशंस कितने हैं? नंबर ऑफ़ इक्वेशंस हैं 6, नंबर ऑफ़ वेरिएबल है 7। तो जहाँ हालांकि हम लोग जानते हैं कि जहाँ पे नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स ग्रेटर देन होगा नंबर ऑफ़ इक्वेशंस का तो सॉल्यूशन इनफाइनाइट देगा। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे हम लोग फाइंड करते हैं कि एक मान लेते हैं हम लोग कि 0 है वैल्यू। ठीक, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने v3 माना है। v3 क्यों माना है? क्योंकि v3 का मोस्ट नंबर ऑफ अपीयरेंस है 2। हालांकि और भी मैं मान सकता था जैसे u1 u2 u3 वो लोग भी 2 है, बट वो आपको कुछ तो एक मानना पड़ेगा ना, तो मैंने v3 मानी है। जब v3 मैंने मान लिया तो बाकी सबका वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो ये आया वैल्यू u2 u3 v2 u1 v1 और v4। ठीक है, अब मुझे डेल्टा आई जे कैलकुलेट करना पड़ेगा। डेल्टा आई जे मैं अनऑक्यूपाइड सेल्स का मैंने बताया था कि वो अनऑक्यूपाइड सेल्स के लिए होते हैं। तो अनऑक्यूपाइड सेल्स कौन सा है आपका? अनऑक्यूपाइड सेल है जैसे डेल्टा 13 जो 50 वाला है। मतलब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए डेल्टा आई 3 इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, डेल्टा आई जे इक्वल टू सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे। ठीक है, तो डेल्टा आई 3 क्या होगा? C13 माइनस u1 प्लस v3। C13 का वैल्यू आपको पता है, मतलब ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम जिसका वैल्यू 50 है। u1 का वैल्यू निकाला आपने, v3 का वैल्यू पता है आपको, इसमें पुट कीजिए और जिसका वैल्यू आएगा 10। वैसे ही करके आप हर एक वैल्यू चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सॉल्व किया, उसके बाद देखा कि डेल्टा 31 का वैल्यू -9 आया और डेल्टा 32 का वैल्यू -52 आया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाकी सारे वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं। ठीक है, बस 2 वैल्यू निगेटिव हैं, तो मैं मोस्ट निगेटिव वैल्यू को सेलेक्ट करूँगा क्योंकि हमें पता है कि ये एक फिजिबल ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि आपको एक भी वैल्यू निगेटिव आ रहा है। ठीक है, इसलिए नया फिजिबल सॉल्यूशन चाहिए होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग देखेंगे कि कौन से पार्ट के लिए मोस्ट निगेटिव वैल्यू। डेल्टा 32 के लिए
तो हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा 3 में एक स्मॉल पार्ट जिसको मान लीजिए मैंने x का है वो एलोकेट कर देंगे। मतलब डेल्टा 3 को कुछ एलोकेशंस चाहिए हमको पॉजिटिव बनाने के लिए, और वहाँ से हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग एक लूप फॉर्म करें। लूप कैसे फॉर्म करना है मैंने बताया अभी कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ एलोकेटेड पार्ट से ही ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब लूप बना सकते हैं। मान लीजिए जैसे आप लोग 8 पे थे, ठीक है, आप लोग 8 पे थे, अब आप लोग कैसे मूव करेंगे कि आप लोग का एक लूप फॉर्म हो, जस्ट बिकॉज आप लोग सिर्फ एलोकेटेड पार्ट से मूव कर सकते हैं। तो आप लोग आइदर 8 से आप लोग 4 3 6 एंड देन 8 पे आ सकते हैं, या 8 से 6 3 4 एंड 8 से आ सकते हैं। ये एक लूप बन रहा है। आप और भी केसेस आएंगे जिसमें और भी लूप्स बन सकते हैं, तो आपको कोई भी एक लूप ही कंसीडर करना है। तो मैंने ये वाला लूप कंसीडर किया है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे 8 को प्लस x दे दिया, फिर उसके 8 पे हम लोग 8 के बाद हम लोग 7 पे गए, ठीक है। तो उससे मैंने क्या किया, उसे माइनस x ले लिया, मतलब वहाँ पे माइनस x कर दिया। मतलब ऐसे अल्टरनेट चलता रहेगा, प्लस x माइनस x प्लस x माइनस x, ठीक है। तो ऐसे वाला एलोकेशंस चलेगा। तो 8 के बाद प्लस x तो 70 के बाद माइनस x, फिर 40 के बाद प्लस x तो 30 के बाद माइनस x, ठीक है। अब हमें यहाँ पे आपको मिनिमम फाइंड करना पड़ेगा। मिनिमम हम कैसे फाइंड करेंगे, मिनिमम फाइंड करेंगे जो माइनस वाला पोर्शन हो जिसे हमने माइनस x दिया है उनके अलॉटेड पार्ट का मिनिमम वैल्यू। जस्ट लाइक यहाँ पे 30 का अलॉटेड कितना वैल्यू है 6 और 70 को अलॉटेड है 4, तो हमें 4 और 6 का मिनिमम वैल्यू फाइंड करना होगा, ठीक है, क्योंकि वो दोनों आपको माइनस x से बिलोंग करता है, उन्हें हमें माइनस x दिया है। तो बताइए 4 और 6 में मिनिमम वैल्यू कौन सा है, 4 और 6 का मिनिमम वैल्यू है 4। तो क्या होगा, x का वैल्यू हमारा 4 आया। अब मतलब क्या कि x का वैल्यू 4 आया, तो अब आप लोग कॉमन सेंस से बताइए कि 8 को कितना अलॉट होगा, प्लस 4, 70 को माइनस 4, तो 4 माइनस 4 आप लोग बोलिएगा 0 हो गया। हाँ तो कोई बात नहीं, 70 का एलोकेशंस ख़त्म हो जाएंगे। तो 8 को प्लस 4 का फ़ायदा, 40 को प्लस 4 का फ़ायदा, और 30 को 4 का लॉस, और 70 को भी 4 का लॉस। तो इसकी वजह से हम लोग का नया एलोकेशंस आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि वो आ जाएगा 30 को 2, 8 को 4, 40 को 7 और 70 को 0, कुछ नहीं। अब हम लोग इसके बाद फिर से हम लोग वही मेथड्स यूज करेंगे और देखेंगे कि डेल्टा का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं। हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग वहाँ पे रो के साइड में U1 U2 U3 डाल सकते हैं, और कॉलम के अकॉर्डिंग V1 V2 V3 V4 डालेंगे, ठीक है। उसके बाद वैसे ही हम लोग करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख देंगे कि U1, याद रखिएगा सिर्फ अलॉटेड पार्ट्स का इक्वेशन लिखा जाता है और किसी का नहीं। तो U1 प्लस V1 क्या आएगा, वो आएगा 19, फिर U1 प्लस V2 30, U2 प्लस V2 30, U2 प्लस V3 40, U3 प्लस V2 8, U3 प्लस V4 20। अब बताइए यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ अपीयरेंस किसका है इस इक्वेशन में, ऑफ कोर्स V2 का, इसलिए मैंने V2 0 ले लिया। मैंने V2 जब 0 लिया तो बाकी मैंने वैल्यूज़ निकाली। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग का काम है डेल्टा निकालना। डेल्टा निकालेंगे, डेल्टा किसके लिए निकालते हैं, अनअलॉटेड पार्ट्स के लिए, ठीक है। तो अनअलॉटेड पार्ट्स कौन कौन सा है, डेल्टा 1 3 50 10, फिर 70 है, फिर से 60 है, फिर 40 है, फिर से यहाँ पे आप देखिएगा लास्ट रो में, मतलब F3 वाले रो में 70 अब अनअलॉटेड है, वहाँ पे एलोकेशंस नहीं हुए हैं, तो वो भी आपको वो उसका भी डेल्टा कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो हम लोग डेल्टा कैलकुलेट करेंगे वही फार्मूला से, डेल्टा आई जे इक्वल टू सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे। तो डेल्टा 1 3 इक्वल टू C13 माइनस U1 प्लस V3। हमने ये करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज चेक निकाला है, आप लोग निकाल के देख सकते हैं कॉपी में। हो सकते हैं मेरे कैलकुलेशन मिस्टेक हो, बट चांसेस बहुत कम है कैलकुलेशन मिस्टेक होने के। तो डेल्टा मैंने निकाला पूरा का वैल्यू, जहाँ पे डेल्टा 1 4 का वैल्यू मुझे निगेटिव आया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फिर से डेल्टा 1 4 में फिर से वो लूप बनाने का कोशिश करेंगे। मतलब डेल्टा 1 4 पे, मतलब आप 10 पे हैं, अब आपको सिर्फ वो अलॉटेड पार्ट से ही आपको मूव करना है और एक लूप बनाना है। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि अरे भाई हम लोग अगर यहाँ से मूव करते हैं तो हम लोग यहाँ पे 30 पे जाके एक लूप बनेगा, जो आपको अब 8 से फिर एक घूम जाएगा और एक 14 से वापस एक लूप बनेगा। तो ये वाला लूप फॉर्म हो रहा है, ठीक है।
तो मैं 10 को प्लस एक्स दूंगा, फिर उसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट को माइनस एक्स, फिर उसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट को फिर प्लस एक्स, फिर उसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट को माइनस एक्स। अब क्या करना है, माइनस वाले पोर्शंस को देखना है। माइनस वाला पोर्शन कौन कौन सा है, 30 और 20, जिसका एलोकेशन है 2 और 14। अब क्या करना है फिर से आप लोग बताइए सोच के, मिनिमम फाइंड करना है भाई। मिनिमम फाइंड करेंगे 2 और 14 का, ठीक है। तो मिनिमम क्या होगा, 2 होगा। तो मतलब क्या कि प्लस वाले पोर्शंस में 2 असाइन होंगे और माइनस वाले पोर्शन से 2 ले लिया जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि 30 का एलोकेशन खाली हो जाएगा, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो नया एलोकेशन जो होगा वो 10 को +2 जाएगा, 8 में आपको 8 में क्या होगा, 8 में भी +2 होगा, मतलब 4 से 6 हो गया। बट यहाँ 20 से 2 ले लिया गया, मतलब 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर से अब हम लोग को देखना पड़ेगा कि क्या ये अब हम लोग को ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगा। तो हम लोग फिर से निकालेंगे आपको ये चेक करने के लिए डेल्टा। अब जब चेक करने के लिए फिर निकालेंगे, फिर U1 U2 U3 मान लिया, फिर V1 V2 V3 V4 मान लिया हमने। फिर से हमने इक्वेशन से लिखा स्टेप्स फॉर ऑप्टिमलिटी। तो U1 + V1 19, U1 + V4 10, U2 + V2 30, U2 + V3 40, U3 + V2 8, U3 + V4 20। आप लोग देख पा रहे होंगे ये सब सारे के सारे एलोकेटेड पार्ट्स के लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने V2 को 0 मान लिया है, ठीक है, और बाकी सारे वैल्यूज़ निकाल लिए। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे डेल्टा, जो कि हमारा होगा फाइनल कि ये होगा कि नहीं, ये हमें एक और स्टेप्स आगे जाने पड़ेंगे ऑप्टिमलिटी के लिए चेक करने वाला बात। तो हम लोग जब डेल्टा निकालेंगे तो डेल्टा निकालेंगे 50 के लिए, ठीक है। तो 50 माइनस मतलब वही वाला फॉर्मूला, डेल्टा आई जे = CIJ - UI + VJ। तो CIJ है 30, क्योंकि वहाँ पे भी आपको हमने ले लिया था उससे 2, तो इसका वैल्यू हो गया था आपको 0, ठीक है। तो जब 2 ले लिया था तब क्या होगा यहाँ पे वैल्यू, अब वैल्यू हो जाएगा 30 - 2 + 0 32। वैसे करके हर एक वैल्यू निकालेंगे तो हम देखेंगे कि हर एक वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि सॉल्यूशन ऑप्टिमल है और यूनिक भी है सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब हम लोग जब सॉल्यूशन ऑप्टिमल है, यूनिक है, मतलब क्या कि इसका वैल्यू मिनिमम है, अब इससे ज़्यादा मिनिमम वैल्यू पे हम नहीं जा सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन बोल देंगे कि ये फिजिबल है, ऑप्टिमल भी है, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालेंगे। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे निकालते हैं हम लोग, सीधा एलोटेड पार्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, 19 × 5 + 10 × 2 + 30 × 2 + 40 × 7 + 8 × 6 + 20 × 12 = 743 यूनिट्स। ये हमारा टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा। अब आप लोग एक बात ध्यान दीजिए, हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से निकाला था, तो उसका प्राइस आया था लगभग, मतलब यूनिट्स आया था लगभग 1015 यूनिट्स के अप्रॉक्स, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। अब आप देखिए यहाँ पे फाइनल में 743 यूनिट्स, कितना फार का डिफरेंस है, मतलब इतना फ़ायदा होगा कंपनी को। इसलिए हम लोग मोदी ऑप्टिमलिटी टेस्ट कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम हो सके। और आगे चलिए मिलेंगे ऐसे ही किसी और प्रॉब्लम्स के साथ और थ्योरीज़ के साथ लीनियर प्रोग्रामिंग के। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।